So good afternoon, everyone, and welcome to Sarthi IAS. I am really very excited and really very happy to see you all here in the class because today is our first class of the foundation course. It is basically an orientation session. और ओरिएंटेशन सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, फाइन, सब्जेक्ट क्या है, पीएसआर ऑप्शनल क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अभी पीएसआर ऑप्शनल में देयर आर सो मेनी पीपल हु ऑप्ट फॉर पीएसआर ऑप्शनल. वी स्टडी इट एंड वी अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, मेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, काफी चीजें हम करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, हम मेहनत करते हैं, सो मेनी थिंग्स वी डू, we try each and every bit of us, but still at times it happens कि एक लेवल के बाद हमें मार्क्स नहीं आ पाते हैं या फिर एक लेवल के बाद हम इंप्रूव नहीं कर पाते. तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से चैलेंजेस है. द बेस्ट पार्ट अबाउट द फाउंडेशन बैच इज ये सभी चैलेंजेस हमें शायद आएंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमारी सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो स्क्रैच से हम करने वाले, बेसिक से करने वाले. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ इरेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, आप किस पर्टिकुलर एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किस पर्टिकुलर लेट्स से आपका चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी एट अ माइक्रो लेवल. बहुत ही बेसिक से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज हम सिलेबस का जो सारे पॉइंट्स है वो कंप्लीट करेंगे. दैट आई विल डिस्कस. एक एक चीज को डिस्कस करते हैं पहले, और आपके कुछ भी डाउट्स होंगे आप क्लास के बाद कमेंट में बता सकते हैं. फाइन, क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप, यहाँ पर कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप बता सकते हैं, डाउट्स डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं ओरिएंटेशन सेशन में हम क्या क्या चीजें, बेसिकली पीएसआर ऑप्शनल हमारा बेसिकली आज से स्टार्ट हो रहा है. 16 जून से वी आर स्टार्टिंग and we will try to complete it almost December end or mid January, mid of the January, correct, mid of the January तक हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ऑप्शनल को. अब खत्म करने की कोशिश करेंगे का मतलब क्या है कि we will understand, हम हर एक कंसेप्ट को, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो, उसमें कोई भी कंसेप्ट है, स्टेट क्या है, उसके पर्टिकुलर अप्रोचेस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, बिहेवियरल अप्रोच क्या है, हर एक चीज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, देन वी विल डिस्कस. डू नॉट वरी, आपके हर एक के डाउट्स जो है वो क्लियर कर किए बिना हम क्लास को एंड नहीं करेंगे. सो यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस क्या है. Now, why it is important for us to understand what is political science? Political science क्या है ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? Because for that matter, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट की एक फिलॉसफी होती है, उस सब्जेक्ट का एक आइडिया होता है, उस सब्जेक्ट का एक विजन होता है, उस सब्जेक्ट का एक एसेंस होता है. मतलब we are not here just to study one another subject. We are here to prepare a subject which is an optional subject for our UPSC examination, but it carries 500 marks. 500 मार्क्स कैरी कर रहा है, और अगर ये 500 मार्क्स कैरी कर रहा है, इसका मतलब इट हैज अ लॉट ऑफ वेट, इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. तो इस सब्जेक्ट को इतने डेप्थ में, इतने डिटेल में हमें समझना होगा, और उसे समझने के लिए, उसके डेप्थ में जाने के लिए, उसको पूरी तरीके से प्रॉपरली समझने के लिए हमें उसका एसेंस क्या है, उस सब्जेक्ट का एसेंस क्या है. फॉर एग्जांपल, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते तो इंडियन पॉलिटी इसलिए पढ़ते सो दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स. जो भी चीजें चल रही होती है देश में, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आए, इसीलिए हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते. इंडियन इकोनॉमी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इकोनॉमी को समझ सके, प्रेडिक्ट कर सके, एनालाइज कर सके, करेक्ट, और बेटर पॉलिसी डिसीजन जो है इकोनॉमी रिलेटेड वो ले सके. इन द सिमिलर वे पॉलिटिकल साइंस का भी एक पर्पज है. पॉलिटिकल साइंस ये एक डिसिप्लिन है, इसका भी एक पर्पज है, इसका भी एक पर्टिकुलर गोल है जो इसको अचीव करना है. और ये समझने के बाद ही हम उस सब्जेक्ट के साथ बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि until and unless you do not connect with the subject, आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट अगर नहीं कर पाओगे, आप सब्जेक्ट को फील नहीं कर पाओगे, आप सब्जेक्ट को पूरी तरीके से इंटरनलाइज अगर नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम वो आंसर में वो जो यूनिकनेस है,
आंसर में वो जो बेटर कंटेंट है या फिर आंसर में जो कंटेंट की रिलेवेंसी है वो डिलीवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि लेट्स से कि आपने एग्जाम के पहले, प्रीलिम्स के पहले आपने पीएसआर को प्रिपेयर नहीं किया। करेक्ट। अभी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद यू हैव 2 to 3 मंथ्स, फॉर एग्जांपल 2 से 3 महीनों में आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। तो व्हेन वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट हैपेंस कि हम उस सब्जेक्ट को सुपरफिशियली प्रिपेयर करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इसमें से कुछ हमने वीडियोस देख लिया, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स उसमें से पिकअप कर लिए और उसके बेसिस पर हम उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। बट देन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम उसको थोरोली नहीं समझ पाते हैं, हम उसको थोरोली नहीं समझ पाते हैं, उसके एसेंस को नहीं समझ पाते हैं, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं समझ पाते हैं। और पीएसआर के आंसर्स, मतलब आपने अगर कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपने जस्टिस टॉपिक पढ़ा, हमारे सिलेबस में जस्टिस टॉपिक है, करेक्ट। अगर हमने जस्टिस टॉपिक पढ़ा या फिर हमने फॉर दैट मैटर कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने डायरेक्टली एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, लेट्स से पावर एंड ऑथोरिटी वाला, पावर और अथॉरिटी वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा और आपने बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, आपको आइडियोलॉजीज नहीं पता है, आपको थ्योरीज ऑफ स्टेट नहीं पता है, आपको लेट्स से पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस नहीं पता है, आपको जस्टिस की आइडिया नहीं है, तो आप कितना भी अच्छे से ये एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो, विदाउट हैविंग द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, यू कैन नॉट रियली डू जस्टिस with the answers of that topic. At the same time, you cannot really understand this topic completely in its essence without understanding all these things. मतलब हर एक चीज, ऑल्दो हमारे पास एक सिलेबस है, सिलेबस में दी हुई है, एक टॉपिक की लिस्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी, फिर थ्योरीज ऑफ स्टेट, फिर जस्टिस, इस तरीके से हमारे पास टॉपिक्स है। बट वो टॉपिक्स जो है वो बस कन्वीनियंस के लिए डिवाइडेड किए हुए हैं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक सिंगल सब्जेक्ट है और इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली, कलेक्टिवली और एज अ सिंगल यूनिट समझना है, नॉट इन पीसेस। हमको इसको टुकड़ों में नहीं समझना है, क्योंकि इसमें से जितने भी ये टुकड़े हैं, थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स, जिसको मैं टुकड़े कह रहा हूं, डेमोक्रेसी एक टॉपिक है, जस्टिस एक टॉपिक है, इक्वालिटी एक टॉपिक है, राइट्स एक टॉपिक है, इन सभी टॉपिक्स को पूरा समझने के बाद हमें पॉलिटिकल साइंस और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप 2 टॉपिक पढ़ोगे, 3 टॉपिक पढ़ोगे तो आपके आंसर्स में वो क्वालिटी, डेप्थ नहीं आएगी, सुपरफिशियल आपके आंसर्स होंगे। लेकिन जब आपको पूरा का पूरा पॉलिटिकल थ्योरी आप पूरा समझोगे, पॉलिटिकल साइंस जिस दिन आप पूरा का पूरा समझोगे, तो आपके आंसर्स में एक डिफरेंट लेवल की डेप्थ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। मतलब आप पावर के बारे में जब बात करोगे कि ऑथोरिटी क्या होती है, पॉलिटिकल एब्लिगेशन क्या होता है, तब आप ये क्यों जरूरी है, लॉ मेकिंग के लिए जरूरी है, जस्टिस इंश्योर करने के लिए अथॉरिटी जरूरी है, ये जो एसेंस है ये तभी समझ पाओगे जब आपको जस्टिस की भी आइडिया होगी, आपको थ्योरी ऑफ स्टेट की भी आइडिया होगी। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमें समझना है, हर एक टॉपिक का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, लिंक है, फाइन। तो इस वजह से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, फाइन। अब यहां पर बेसिक से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है, ओके, इसका पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है, इसकी कोर वैल्यूज क्या है। सो सी, देयर इज अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप लोग, मैं, हम सभी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बात समझनी है कि एवरी सिंगल थ्योरी, एवरी सिंगल कंसेप्ट, every second idea in the political science we discuss in the class, it should not be limited to the theoretical understanding, it should not be limited to class itself. Whenever we talk about anything, for example we talk about inequality in the society, you have to relate it with how it is there in the country, how it is there even at the global level. आपको हर चीज को इमेजिन करना है, तभी आप इसको बेटर रिलेट कर पाओगे। आप हर एक आइडिया को जब रिलेट करोगे तभी आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कोई भी सब्जेक्ट हमें बोरिंग तब लगता है जब हम उसके एसेंस को नहीं समझते, हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर्चुनेटली एंड लकीली पॉलिटिकल साइंस की हर एक आइडिया, मतलब ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता था कि जब हम स्कूल में होते थे, मैथ्स पढ़ते थे, तो मैथ्स में हमें लगता था कि यार ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूला है इसका
मुझे रियल लाइफ में क्या रिलेवेंस है, मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, मैं इसका कहां यूज करूंगा, मतलब although it have a sense, it have a utility, it have a logic, but then we at that level cannot really relate it with our रेगुलर लाइफ। हम अपने रेगुलर लाइफ के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है इनको हम अपने रियल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाते। प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैथ्स में बहुत सारे लोग वीक होते हैं या फिर हमें वो चीजें समझ में नहीं आती, रिलेट नहीं कर पाते। बट पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में हर एक चीज, बी इट अ डेमोक्रेसी, be it a justice, be it a rights, be it a state, be it laws, regulations, everything, every second aspect, every second idea is totally relatable, and not just to me, not just to any particular individual, but all of us. हम सभी लोग इसके हर एक आइडिया के साथ रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में वो चीजें हो रही होती है, और जब हम रिलेट कर पाते हैं तो हम चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से, इनफैक्ट दिस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि वो रेलेवेंट है, उसका कॉन्टेम्पररी टाइम्स में उसका रेलेवेंस है, उसकी यूटिलिटी है, और जो भी डेवलपमेंट्स रेगुलर बेसिस पर हो रही है, फॉर दैट मैटर आप कोई भी चीज ले लो, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी वॉर हो रही है, एनार्की अगर है, तो दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। देश में भी कुछ भी हो रहा है, अगर इफ देयर इज अ सिविल वॉर, इफ देयर इज अ एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल, देन देयर यू कैन रिलेट द अरिस्टोटल कि व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी, देयर इज अ फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, then the people go against the government, go against the establishment. Even Hannah Arendt you can relate so many scholars. So everything, every idea is relatable with context of the reality, correct? तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थ्योरी नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, दिस सब्जेक्ट इज अ रियलिटी। ये सब्जेक्ट एक रियलिटी है, जो रियल में चीजें हो रही है उसी को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना और उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट। फाइन, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, यहां पर लोग हैं, हम सभी लोग हैं। अब हम सभी को हमारा गोल क्या है, वी हैव अ गुड लाइफ, करेक्ट, and we have a liberty. Now I want to utilize my liberty, I want to enjoy my liberty. मुझे अपनी लिबर्टी को फुल फ्लेजेड, please do not ask any kind of doubts during this session, please try to understand. I want to tell you one more important thing because this is the beginning of our session. So let me tell you, आपको नोट्स, आपको बहुत सी ढेरों चीजें मार्केट में बहुत ही फ्रीली अवेलेबल मिलेगी, करेक्ट, बट हैविंग द बेस्ट नोट्स इज नॉट इनफ। उससे हमारा काम नहीं होता है। अल्टीमेटली वी वांट समवन जो हमें समझाए कि ये सब्जेक्ट क्या है, हमें समझाए कि जस्टिस क्या है, हमें समझाए कि इक्वालिटी क्या है। तो क्लास में यू हैव टू पे अटेंशन, आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना है, आपको इस पर ध्यान देना है। कंटेंट, बुक्स, रिसोर्सेस, ये सारे सेकेंडरी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारे फ्रीली अवेलेबल होते हैं। हम इतना स्ट्रगल करके इस क्लास में एनरोल अगर कर रहे हैं तो यहां पर क्या चल रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली दैट शुड बी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स वगैरह ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, एंड आई एम गोइंग टू कम ऑन एवरी सेकेंड एस्पेक्ट। ट्रस्ट मी, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया है, कोर्स एनरोल किया है, तो थोड़ा और ट्रस्ट करो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएसआर में आपको बेटर लेवल पर लेके जाने की, अच्छा परफॉर्मेंस कराने की, आपको पूरी तरीके से गाइड और मेंटोर करने की। दैट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम कमिटेड टुवर्ड्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हैव फेथ, हैव पेशेंस, एंड धीरे 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 चीजों को प्रोसीड करते हैं, बिकॉज मोर देन यू, मतलब आप अभी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी लोगों को बैचेस पढ़ाए हैं, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टीज आती है, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मुझे ये भी पता है कि स्टूडेंट्स को अगर एक बेटर लेवल पर लेके जाना है तो क्या कराना है। तो वो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो भी करेंगे। एट द सेम टाइम आपको और क्या चाहिए, आपको और कहां पर हेल्प चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी भी प्रोविजन करेंगे, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन आपको बस एक ही चीज करनी है, पेशेंटली, काल्मली और बहुत ही शांति से, पीसफुली क्लास में बैठ के अटेंटिव रहना है, अटेंड करना है। फाइन, अननेसेसरी चीजों पर बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी वो सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स फोकस हियर।
वी ऑल हैव अ लिबर्टी। नाउ अगर मुझे मेरे लाइफ में लिबर्टी एंजॉय करनी है, लिबर्टी, जब लिबर्टी की बात आती है तो लॉक, अब बेसिकली आपको लॉक, हॉब्स, ये सारे नाम जो है वो थोड़े से बिल्कुल भी नए लग सकते हैं, लग सकता है कि ये क्या सर बता रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, शायद मतलब क्लास में कुछ भी हमें याद नहीं है। तो दीज आर नॉट द थिंग्स टू रिटेन इन अवर माइंड टुडे। आज आपको कुछ भी दिमाग में रखना नहीं है। आज ये एक सिंपल जनरल डिस्कशन है, एक सिंपल जनरल डिस्कशन है। यहां पर मैं लॉक का नाम लूं, मार्क्स का नाम लूं, किसी भी स्कॉलर का नाम लूं, वो हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम हर एक स्कॉलर के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप पिक्चर देखो, ठीक है, आप बस अभी पिक्चर देखो कि पिक्चर में चल क्या रहा है, सीन में हो क्या रहा है, करेक्ट। तो यहां पर देखो हर एक की एक लिबर्टी है, मुझे भी लिबर्टी है, एंड आई शुड बी एबल टू एंजॉय द लिबर्टी। मैं अपने लिबर्टी को एंजॉय कर सकूं, मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर सकूं, लेकिन दैट इज बिकम्स पॉसिबल। द प्रॉब्लम इज सबको लिबर्टी मिलेगी, एवरीवन विल बी लेफ्ट फ्री, हर कोई फ्री छोड़ दिया जाएगा, तो होगा क्या कि जो पावरफुल लोग हैं ओनली दे विल बी एबल टू एंजॉय द लिबर्टी एट इट्स फुल, करेक्ट। लिबर्टी को अगर पूरी तरीके से कोई एंजॉय कर पाएगा तो सिर्फ पावरफुल लोग ही उसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर इफ एवरीवन इज लेफ्ट फ्री, दे विल डू एनीथिंग व्हाट दे वांट, करेक्ट। हर कोई अपने तरीके से, सबको फ्री छोड़ दिया हमने, तो हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से उसको जो करना है वो करेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कुछ लोग जिनके पास थोड़े से रिसोर्सेस है, जिनके पास थोड़ी सी पावर है, वो जो पावरलेस लोग है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, करेक्ट, क्योंकि हमने सबको फ्री छोड़ा है। नाउ एवरीवन इज फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट। तो हो सकता है कि जो थोड़े पावरफुल लोग हैं वो पावरलेस लोगों को, रिलेटिवली कम पावरफुल लोगों को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। हर कोई अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए दूसरे को हार्म करने की कोशिश करेगा। तो इस पूरे सिनारो में होगा क्या, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है, हर कोई एक दूसरे के अपोजिट में वॉर कर रहा है, हर कोई फाइट कर रहा है, करेक्ट। हॉब्स का ये कहना है, बेसिकली हॉब्स यही कहता है, और ये बात तो मार्क्स कहता है कि अगर कोई ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस होंगे। सौरभ, डेली क्लास टाइमिंग और ये सब चीजें प्लीज लेट्स डिस्कस अपॉन लेट्स डिस्कस लेटर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन बंद करूं, बट देखो ये सब चीजें ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया, मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद ही कर दूंगा। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फोकस करो, ये समझने की कोशिश करो, देन वी विल डिस्कस। यार क्लास टाइमिंग जो भी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास टाइमिंग के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे और आपको उनके बारे में कन्वे किया जाएगा। ऐप पर हर तरीके की नोटिफिकेशन आती है, राइट। पहले यहां पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। बट देन एनी लिबर्टी कैन ओनली बी एंजॉयड व्हेन देयर इज अ पीस, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, किसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब व्हेन एवरीवन इज लेफ्ट फ्री, देन एक्चुअली नोबडी इज एबल टू एंजॉय द लिबर्टी। कोई भी अपनी लिबर्टी, कोई भी अपना फ्रीडम जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज टू एंजॉय द लिबर्टी, आपको अगर लिबर्टी एंजॉय करनी है तो यू नीड पीस, यू नीड सिक्योरिटी, यू नीड ऑर्डर एंड यू नीड स्टेबिलिटी। जब एक स्टेबिलिटी रहेगी, जब एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जब सिक्योरिटी रहेगी सबको, जब पीस मेंटेन रहेगी, देन एंड देन ओनली पीपल विल बी एबल टू एंजॉय द लिबर्टी। राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस और नो? आपको समझ रहा है? अगर आपको जैसे जैसे चीजें समझ रही है आप मुझे कमेंट में बताओ, बट डू नॉट आस्क मी अबाउट एनीथिंग एल्स। अभी यहां पर सिर्फ हम क्लास की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, बाकी क्लास टाइमिंग्स एंड ऑल दिस थिंग जो सेकेंडरी चीजें, नोट्स वगैरह, वो हम वहां बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट कीप टेक्स्टिंग मी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, करेक्ट? समझ में आ रहा है? ओके फाइन। सो नाउ, तो इसीलिए अब अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि इफ आई एम एबल टू एंजॉय माई लिबर्टी, द अल्टीमेट गोल शुड बी कि एवरीवन शुड एबल टू एंजॉय द लिबर्टी। हर कोई अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके, सिर्फ मैं एंजॉय कर सकूं या पर्टिकुलर एक पर्सन एंजॉय कर सके, दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल। The ultimate goal is everyone should have, because everyone have the right to life, right to life, correct? हर किसी को जीने का अधिकार है, तो everyone have a liberty, he should be able to enjoy. So if I am able to enjoy the liberty, the other person should be also equally able to enjoy. उसने भी सेम तरीके से, उसको भी उतनी लिबर्टी एंजॉय करने को मिलनी चाहिए, करेक्ट? तो लिबर्टी जो है, सिर्फ लिबर्टी होना जरूरी नहीं है, लिबर्टी होना इनफ नहीं है।
वो लिबर्टी सबके लिए सेम होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल, करेक्ट, इक्वल फॉर ऑल, मतलब एक पर्सन की लिबर्टी किसी दूसरे पर्सन की लिबर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए, करेक्ट, दैट इज बेसिकली अ नो हार्म प्रिंसिपल व्हिच वी विल स्टडी इन लेटर टॉपिक्स, जेएस मिल का वो नो हार्म प्रिंसिपल है। तो एक की लिबर्टी किसी दूसरे पर्सन की लिबर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वी नीड एन ऑथोरिटी, हमें एक ऑथोरिटी चाहिए, हमें एक ऑथोरिटी चाहिए, एक एंटिटी चाहिए जो क्या करेगा, जो ये इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, दैट एवरीवन इज लिविंग पीसफुली, देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ स्टेबिलिटी, देयर इज अ सिक्योरिटी, दैट हैज टू बी इंश्योर्ड बाय सम अथॉरिटी। कोई तो एक कॉमन अथॉरिटी होनी चाहिए जो सबको बेसिकली सबका जो कॉमन गुड है इसको इंश्योर करने की कोशिश करे, करेक्ट। अब ये कैसे किया जा सकता है, एक कॉमन ऑथोरिटी कैसे हम बना सकते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हमें बेसिकली पीस और सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, करेक्ट, हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। उसके पहले हमें एक स्टेट फॉर्म करना पड़ेगा, हमें एक स्टेट फॉर्म करना पड़ेगा, बेसिकली जो जिसकी मैं ऑथोरिटी की बात कर रहा हूं, एक ऑथोरिटी चाहिए, वी नीड एन ऑथोरिटी जो इंश्योर करेगा कि देयर इज अ पीस, देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ स्टेबिलिटी, देयर इज अ सिक्योरिटी। अब ये जब तो एक पॉलिटिकल ऑथोरिटी जो बनाएंगे वो होगा स्टेट, करेक्ट। अब हम हर कोई स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले भी स्टेट था, स्टेट हमेशा से ही नहीं था, पहले स्टेट था ही नहीं, करेक्ट। स्टेट बाद में, ये आइडिया जो है स्टेट की जो आइडिया है ये बाद में आई, धीरे धीरे आई, बट पहले स्टेट नहीं था एकदम। देयर वाज अनआर्की, देयर वाज अ लॉलेसनेस, देयर एवरीवन वाज डूइंग व्हाटएवर दे वांटेड टू, हर कोई एकदम इंडिपेंडेंट था, अपने तरीके से लाइफ जी रहा था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, करेक्ट। इस वजह से हर एक की लाइफ जो थी वो वल्नरेबल थी, कोई भी कभी भी किसी को भी जाके मार सकता है, हार्म कर सकता है, एंड दैट वाज द कंप्लीट अनार्कियल सिचुएशन, एक अनार्की की सिचुएशन थी। लेकिन एक स्टेट हमने फॉर्म किया, और लेकिन अब देखो सिर्फ स्टेट फॉर्म करना इनफ नहीं है, वो स्टेट के पास ऑथोरिटी भी तो होनी चाहिए, स्टेट के पास पावर भी तो होनी चाहिए, और पावर कहां से आएगा, करेक्ट। स्टेट को एक सोवेरियन ऑथोरिटी चाहिए, करेक्ट, सो दैट वो लॉज को एनफोर्स कर सके। अगर स्टेट एक बन गया है, उसको लॉज एनफोर्स करने हैं, तो उसके जो लॉज है, उसके जो रेगुलेशंस है, वो लोग जब एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो पीस एंड ऑर्डर्स एंड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे, करेक्ट। अगर स्टेट की जो लॉज है, रेगुलेशंस है, वो ओबे ही नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ स्टेट होना इनफ नहीं है, उसको अथॉरिटी भी चाहिए, स्टेट की एक सोवेरियन अथॉरिटी चाहिए, सो दैट इट कैन एनफोर्स द लॉज व्हिच इट मेक्स। वो जो भी लॉज बना रहा है वो एनफोर्स कर सके, इसके लिए उसको सोवेरियन अथॉरिटी चाहिए, तो उससे कहते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी। हमारा एक टॉपिक है पावर एंड अथॉरिटी, तो उसमें पावर और अथॉरिटी की बात होती है, तो यही सब चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे, फाइन। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ अथॉरिटी होना इनफ नहीं है, ऑथोरिटी होना इनफ नहीं है, ऑब्लिगेशन भी चाहिए। मतलब क्या है कि स्टेट की ऑथोरिटी होगी, लेकिन हमें उसको ओबे भी तो करना है, सिटीजन्स को ओबे भी तो करना है। अगर हम उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे ही नहीं करेंगे, आपकी ऑथोरिटी को हम मानेंगे ही नहीं, तो आपकी ऑथोरिटी का कोई यूज ही नहीं है। तो आपकी जो ऑथोरिटी है वो अगर हम मानेंगे तो ही वो लेजिटिमेट ऑथोरिटी होगी, अदरवाइज इलेजिटिमेट ऑथोरिटी होगी। आपकी ऑथोरिटी को अगर हम मान रहे हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस यू हैव द राइट, यू हैव द ऑथोरिटी टू इंपोज दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ वी डू नॉट फॉलो देम यू कैन लॉक अस इनटू द प्रिजन, आप हमें जेल में डाल सकते हो अगर हम मानेंगे नहीं तो वो जो ऑब्लिगेशन है वो तभी आएगा जब इसको लेजिटिमेसी मिलेगी। अब लेजिटिमेसी कहां से मिलेगी, लेजिटिमेसी स्टेट को लेजिटिमेसी कहां से मिलेगी, जब हम उसको अपना कंसेंट देंगे, लाइक कि वी ऑल पीपल नाउ, हमको लग रहा है कि भाई हमको एक पीस और सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम सब लोग मिलकर साथ में आते एक स्टेट बनाते, और एक स्टेट को हम अपना कंसेंट देंगे कि ओके ये एक स्टेट है और इसको वो अथॉरिटी है और इसके सारे रूल्स जो है हम मानेंगे, करेक्ट। जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो 11 लोगों की लेट से टीम होती है, 11-15 लोगों की छोटी मोटी अगर टीम होती है, तो उस गेम के कोई रूल्स बनाता है, तो हम बोलते हैं कि ओके हम आज इसको एम्पायर डिसाइड करते हैं, ये जो बोलेगा दैट विल बी द फाइनल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द, तो फिर उसकी ऑथोरिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि ये एक फाइनल ऑथोरिटी है, ये डिसाइड करेगा, वही हम मानेंगे। तो इसी तरीके से स्टेट को भी हम बेसिकली उसको ओबे करेंगे, लेकिन यहां पर हमें उसको कंसेंट देना पड़ेगा। अब कंसेंट देना मतलब क्या, एवरीवन इज कमिंग टुगेदर, all people are coming together, they are participating in a process and they are making a decision, so that is basically a democracy,
व्हेन यू प्रोवाइड अ कंसेंट देन देयर इमर्ज एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी डेवलप हो जाती है, एक स्टेट डेवलप हो जाता है, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। जब सब लोग साथ में आके पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, करेक्ट। सो दैट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। वही चीज हम डेमोक्रेसी में देखने वाले हैं। और जब कंसेंट, सभी लोगों का कंसेंट रहता है, कंसेंट ऑफ ऑल, दिस इज एन आइडिया ऑफ रूसो। रूसो ने ये कंसेंट ऑफ ऑल वाली आइडिया की है और बेसिकली उसी से इंस्पायर होके, उसी से और भी आइडियाज से इंस्पायर होके बेसिकली डेमोक्रेसी की जो आज की लिबरल आइडिया है वो बनी हुई है, फाइन। बट हैविंग ऑल टू कैन हैव इश्यूज। अब ये सभी होने के बावजूद भी देखो, हमने स्टेट फॉर्म किया, अब हमारे पास, हम इंडिया में रह रहे, स्टेट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके बावजूद भी इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग इज रियली गुड। फाइन, सी देखो, बाइलिंगुअल कोर्स है और कोर्स में दोनों लैंग्वेजेस यूज होंगे, करेक्ट। और एवरीथिंग रिटन इन द बोर्ड, कैन यू सी एनी हिंदी वर्ड? देयर इज नो हिंदी वर्ड। एनीथिंग कंटेंट विच इज प्रोवाइडेड टू यू, नॉट इन हिंदी। अब देखो, हर चीज हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते, कुछ चीजों को हिंदी में थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो देन ओनली पीपल अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो प्लीज डू नॉट मेक इट एन इशू। हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स हमारा बाइलिंगुअल है, दोनों चीजों में होने वाला है, फाइन। नाउ हैविंग ऑल दिस, ये सभी चीजें होने के बावजूद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे इंडिया में, डू यू नो दैट वी हैव ट्रेमेंडस इनइक्वालिटी। हमारे पास काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है। आपने कभी ऑक्सफैम रिपोर्ट नाम का कुछ सुना होगा? ऑक्सफैम रिपोर्ट नाम का आपने ये भी सुना होगा कि देयर आर 1% of the people who owns like 10% of people owns 90% of the country's wealth, इस तरीके का आपने कुछ सुना होगा। So what it says, it says that there is a tremendous inequality. Although we have a state, we have laws, we have regulation, we have also peace and stability, but still there are problems. inequality है, correct। और inequality है, इसका मतलब injustice है। हर किसी के साथ न्याय तो नहीं हो रहा है, injustice है। किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और किसी के पास ट्रेमेंडस लग्जरी है लाइफ में। एंड दिस एग्जिस्ट पैरेलली, बहुत ही साथ मतलब पैरेलली ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है। और प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन देयर इज अब इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो पावर इंबैलेंस होते हैं। few people do not have any resources, do not even sustain their life, they have a question of sustenance, they don't have a 2 times food, करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज, तो इससे क्या हो रहा है कि देयर इज अ पावर इंबैलेंस, पावर का इंबैलेंस हो रहा है, करेक्ट। पावर का इंबैलेंस हो रहा है। फ्यू पीपल आर वेरी वेरी पावरफुल एंड फ्यू पीपल आर एक्चुअली पावरलेस, और रिलेटिवली वेरी वेरी लेस, दे हैव अ वेरी लेस पावर, करेक्ट। उनके पास काफी कम पावर है। तो ये एक बेसिकली इनजस्टिस हो जाता है, देयर इज अ इनजस्टिस। और कभी भी आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, या फॉर दैट मैटर दुनिया में जो भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, दुनिया में जहां पर भी सिविल वॉर हुआ है, जहां पर भी इस तरीके के बेसिकली रिवोल्ट हुए हैं, जैसे हम 1857 की अगर रिवोल्ट की बात करते, जहां पर भी रिवोल्ट या कुछ भी ऐसा होता है, तो प्रॉब्लम ये होता है, उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु फील दैट दे हैव they have been not been justice, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, उनको चीजें नहीं मिली है जो दूसरों को मिली है। ऐसा जब भी फीलिंग होता है, जब भी लगता है कि फ्यू पीपल आर वेरी पावरफुल एंड वी आर पावरलेस, वी आर हेल्पलेस, तो देन देयर इज अ सिविल वॉर, देन देयर इज अ रिवोल्ट, देन देयर इज सच काइंड ऑफ वॉर्स, सिविल वॉर इस तरीके के होते हैं। तो अक्रॉस मतलब ग्लोबल लेवल पर जहां पर भी, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हर जगह कहीं ना कहीं उनको एक सेंस होगा कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। दैट फीलिंग ऑफ इनजस्टिस इज द मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल हम देखेंगे, अरिस्टोटल, प्लेटो और अरिस्टोटल, ये दोनों टॉपिक हम देखेंगे। तो अरिस्टोटल ने यही कहा था कि बेसिकली दैट सेंस ऑफ इनजस्टिस, द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस इज बेसिकली अ मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, करेक्ट, मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। बहुत बड़ा जो रिवॉल्यूशन होने का जो इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो यही होता है कि लोगों को कभी भी ये नहीं फील होना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि कुछ पीपल बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ पीपल बहुत ज्यादा पुअर है, इनइक्वालिटी है, तो डेफिनेटली इवन हैविंग लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी,
they, and even having a state and there is a proper system of government, but still there are few people who are economically, socially so much disadvantaged that they are not really able to enjoy the liberty. वो अपने liberty को enjoy कर ही नहीं पा रहे हैं, वो लिबर्टी को एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में इफ दिस गोज ऑन, अगर यही सिनेरियो कंटिन्यू होता है, यही सिनेरियो अगर कंटिन्यू होता है, लोग और भी ज्यादा, जैसे रिसेंटली एक पीएलएफएस का रिपोर्ट आया, पीएलएफएस के रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% ऑफ इंडियन जो है उनकी जो महीने की इनकम है वो 15,000 से भी कम है। ऐसा 80% इंडियन है, मतलब 80% लोग, 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की जो मंथली इनकम है वो 15,000 से लेस है, विच इज वेरी वेरी लेस। मतलब ये सर्वाइवल भी होना इससे काफी डिफिकल्ट है। तो इट शोज कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। इफ दिस कंटिन्यूज देन देयर विल बी अ कंटिन्यूअस डिससैटिस्फैक्शन, people will be very very easily manipulated, लोगों को पैसे देके मैनिपुलेट किया जा सकेगा। फिर डेमोक्रेसी में लोग अपने रैशनल थिंकिंग से वोट नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस्ड होके वोट करेंगे, करेक्ट। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो समवेयर एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें इस प्रॉब्लम को समझना है, हमें इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, समझना है, एंड वी हैव टू try to provide solutions so that we can create a better political world। हम एक बेटर पॉलिटिकल वर्ल्ड बना सके, इसीलिए हमको ये प्रॉब्लम्स को, अब पॉलिटिकल स्कॉलर्स या ये सभी जो टॉपिक थे, हम एक जगह इक्वालिटी की बात करेंगे। तो इक्वालिटी एज अ कंसेप्ट क्या है, इक्वालिटी में क्या क्या आइडियाज है, अफर्मेटिव एक्शन, जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस और रिजर्वेशन, ये क्यों दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी में भी, कितना भी डेमोक्रेसी होने के बाद भी एंड ऑफ द डे कुछ इलाइट्स ग्रुप है, उन्हीं के हाथ में क्यों पावर रहता है। Why we are not able to ensure that everyone is equally powerful, everyone have equal weight in the democracy। हम ये क्यों नहीं इंश्योर कर पा रहे। डेमोक्रेसी में हम ये समझने की बात करेंगे, हम राइट्स में ये समझने की बात करेंगे कि राइट्स हमें मिले कहां से है, क्या ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड है जस्ट बाय बीइंग अ ह्यूमन, जैसे जॉन लॉक ने कहा कि ये नेचुरल राइट्स होते हैं, या फिर ये लीगल है, जैसे बेंथम ने कहा कि ये लीगल राइट्स है। मतलब अनटिल एंड अनलेस कोई स्टेट है ही नहीं, और अनटिल एंड अनलेस आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोई लॉ है नहीं जो आपको रिकॉग्नाइज करता है, which does not recognize your rights, you cannot have rights। तो राइट्स क्या है, उसका ओरिजिन कहां से आता है, ऑल दिस थिंग, ये सभी जो चीजें हैं हम धीरे धीरे समझेंगे, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। जो भी हमारे आसपास देश में, दुनिया भर में हो रहा है, उन सभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को अगर हमें बेटर अंडरस्टैंड करना है तो ये सभी टॉपिक को हमें समझना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। In fact, these scholars, different scholars, जैसे John Locke will come, sorry, for example, John Rawls will come, and John Rawls will say that कि हम अगर हमें justice ensure करना है तो we will have to follow these two principles। First is equality of liberty, and second is second is the disadvantage, the difference principle। वो difference principle की बात करेंगे। मार्क्स आएगा, मार्क्स कहेगा कि अल्टीमेट प्रॉब्लम तो बेसिकली कैपिटलिस्ट लोग है, कैपिटलिस्ट लोग ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें कैपिटलिस्ट को हटा देना चाहिए, हमें स्टेटलेस सोसाइटी बनानी चाहिए और कम्युनिज्म को हमें फॉर्म करना चाहिए ताकि कॉमन ओनरशिप हो। दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। सो एवरी स्कॉलर understood the problem, analyzed the problem from their perspective, from their lens, and they have tried to provide the solution what on the basis of their complete analysis। और यहां पे किसी का भी जो सॉल्यूशन है, करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नो स्कॉलर, मतलब एवरी स्कॉलर बेसिकली ट्राई टू प्रोवाइड सम पर्सपेक्टिव, every scholar try to provide, every ideology try to provide the alternative perspective, the alternative idea, and then they also try to provide a solution। but फाइनली कोई भी एक सॉल्यूशन अल्टीमेट नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन फाइनल नहीं है। यहां पर पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्टिंगली मैं पोस्ट मॉडर्निज्म कहूंगा, करेक्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म। आगे चल के कुछ टाइम के बाद, एक दो चैप्टर्स के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है हम सीखेंगे, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में मैं आज आपको बता देता हूं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया एंड आई रियली लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म। इफ यू आस्क मी कि मेरी सबसे फेवरेट आइडियोलॉजी कौन सी है पॉलिटिकल साइंस में, तो आई वुड टेल यू पोस्ट मॉडर्निज्म इज माय वन ऑफ दी, और आई वुड से इज माय मोस्ट फेवरेट आइडियोलॉजी। व्हाई? आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहां तक एक बार जस्ट टेल मी कि यहां तक आप मुझे समझा दो, यहां तक आप मुझे बता दो, दिस इज you're able to understand? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक ओके है? You want to know why? Do you want to know why this postmodernism is my favorite ideology?
Okay, fine. So now postmodernism. Okay, okay. See, there was a scholar. Fine. Okay, okay. There was a scholar. There is a quote. There is a quote. My favorite quote. One of the favorite quote I want to tell you. The wise person is the one who knows that he knows nothing. वाइज पर्सन इज द वन हु नोज दैट ही नोज नथिंग. मतलब वाइज पर्सन वो होता है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता. करेक्ट. बिकॉज दैट शोज कि यू आर कंटिन्यूअसली हंग्री फॉर द नॉलेज. यू कंटिन्यूअसली वांट टू नो मोर एंड मोर बिकॉज यू रियलाइज दैट no matter how much you know, you still know nothing. You hardly know anything. Correct. Because the reality is way beyond the ultimate truth जो है. For example, the same particular postmodernism क्या कहता है कि there is nothing ultimate. कुछ भी ultimate नहीं है, कुछ भी final नहीं है. Because it is continuously evolving. कोई भी चीज हो, मतलब 10 साल पहले हमें लगता था कि ये चीज ऐसी होती है, 100 साल पहले हमें उसके बारे में कुछ अलग आइडिया थी. 100 years back we thought that okay, this is the reality, but later on we have realized that no, this is not a reality, this is even way beyond. Then now we realize that this is the reality, but then again after certain amount of time we will realize no, this was not a real, this is something different. So reality जो है, जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखा है जहां पर 3 बच्चे होते हैं. करेक्ट. और वो एक खिड़की से देख रहे होते कैमल को बाहर से. तो जो सबसे बॉटम में होता है वो बोलता है कि कैमल हैव कैमल इज बेसिकली, कैमल को डिस्क्राइब करते हैं और बोलते हैं कि उसको 4 बेसिकली लेग्स है. कोई कहता है कि इट्स स्टमक लाइक ऑब्जेक्ट, कोई कहता है इट्स अ माउंटेनियस ऑब्जेक्ट. तो सबके हिसाब से, जो पर्सपेक्टिव के हिसाब से रियलिटी अलग होती है, बट नो वन नोज द कंप्लीट रियलिटी. किसी को भी कंप्लीट रियलिटी नहीं है. हम कहते हैं जस्टिस का मतलब ये है, बट जस्टिस के इतने सारे आइडियाज आने के बावजूद भी वी स्टिल आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू एंश्योर द जस्टिस. बिकॉज जॉन रॉल्स की जो जस्टिस की थ्योरी है उसको भी कम्युनिटेरियंस क्रिटिक कहते हैं. उसको भी बहुत सारे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव वो क्रिटिक करते हैं कि आपकी थ्योरी में ये प्रॉब्लम्स है. तो कभी भी नो मैटर हाउ बेटर आइडिया यू कम विथ, that will always have some problem, that will always have some shortcomings, that will never be the ultimate idea to solve the problem. बिकॉज आप आइडिया लेके आओगे और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी. आप आइडिया लेके आओगे किसी और के पर्सपेक्टिव से, वो फुलफिलिंग नहीं रहेगी. तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. करेक्ट. और इसीलिए देयर इज नथिंग अल्टीमेट. कोई भी चीज फाइनल नहीं है, कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं है. देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग. और इसीलिए देखो पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस में एवरी आइडिया, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट पावर, इफ यू टॉक अबाउट हेजेमोनी, इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर आइडिया, नो आइडिया हैव एनी फिक्स डेफिनेशन. किसी भी आइडिया की, मतलब स्टेट की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है. करेक्ट. स्टेट की कोई फिक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से स्टेट अलग है, मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव के स्टेट की अंडरस्टैंडिंग अलग है, लिबरल्स के पर्सपेक्टिव के स्टेट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट के अंडरस्टैंडिंग से स्टेट अलग है, और फॉर दैट मैटर पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से स्टेट अलग है. मतलब देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ समथिंग, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऑफ समथिंग. कोई भी स्टेट हो, कोई भी आइडिया हो, उसका कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है. जैसे कि वी नो दैट इन द मैथमेटिक्स 1 + 1 = 2. दिस इज द ऑब्जेक्टिव फैक्ट. In the mathematics we know 1 + 1 = 2. This is the objective fact. For example, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है. This is the ultimate fact. करेक्ट. अगर हम फिजिक्स की भी बात करते हैं तो फोर्स = मास * एक्सेलरेशन, फोर्स = मास * एक्सेलरेशन. दिस इज द फैक्ट. ये सारे फैक्ट्स है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है. कोई न्यूटन ने अगर कहा कि फोर्स = मास * एक्सेलरेशन, तो आइंस्टाइन आके ये नहीं कहता कि भाई नहीं ये अलग है. Of course, साइंस में भी कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन होता रहता है, बट मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस में या जो भी ऑब्जेक्टिव चीजें उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो फाइनल होते हैं. इफ 1 + 1 is 1 + 1 = 2, then it is 2. इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है. मेरे हिसाब से 2 हो रहा है और आपके हिसाब से 3 हो रहा है, ऐसा नहीं होता. दैट इज द ऑब्जेक्टिव फैक्ट. लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं है. पॉलिटिकल साइंस इज सब्जेक्टिव, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन. इफ आई थिंक जस्टिस, मेरे हिसाब से जस्टिस की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है. मेरे हिसाब से जस्टिस की डेफिनेशन ये हो सकती है कि भाई हर किसी को सेम वेल्थ मिले. लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि सबको सेम वेल्थ मिलेगा तो कोई भी दूसरा पर्सन क्यों हार्ड वर्क करेगा.
अगर सबको सेम ही आउटपुट मिल रहा है तो व्हाई वुड वन पर्टिकुलर पर्सन गो फॉर मोर इनोवेशन, मोर हार्डवर्क, मोर क्रिएटिविटी? दे विल जस्ट लाई, दे विल जस्ट सिट डाउन एंड दे विल जस्ट सिट आइडल। दे विल थिंक कि सब कुछ अगर मिल ही रहा है आराम से तो हम क्यों काम करें? तो सबकी जो जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है सबकी, फॉर एग्जांपल एक लोअर कास्ट की जस्टिस की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि इफ वी गेट इक्वल ट्रीटमेंट देन दैट इज जस्टिस फॉर अस। वुमेन्स की जो जस्टिस की डेफिनेशन है वो अलग हो सकती है। उनके हिसाब से जस्टिस की डेफिनेशन, वी गेट इक्वल वेजेस, वी गेट इक्वल पार्टिसिपेशन, वी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, देन दैट इज अ जस्टिस। तो जस्टिस जो है वो सबके पर्सपेक्टिव से डिफरेंट हो सकता है। इवन फॉर दैट मैटर पावर की जो आइडिया है, मतलब पावर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग पावर की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग पावर की डेफिनेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हना अरेंट के अकॉर्डिंग पावर की डेफिनेशन डिफरेंट है। सो बेसिकली एवरी आइडिया in the political science is a contested idea. Every idea in the political science is a debatable idea. हर आइडिया पे डिबेट हो सकता है, हर आइडिया पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में हमें यूनिडायमेंशनल आंसर्स नहीं लिखने। पॉलिटिकल साइंस में हमें कोई भी चीज यूनिडायमेंशनल, हम क्यों स्कॉलर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि समवेयर हमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि सभी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे तो शायद हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर हमने स्टेट को फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से समझा तो हमें समझ में आया कि फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से पैट्रियार्की जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। फिर हमने लिबरल्स के पर्सपेक्टिव से समझा कि स्टेट जो है बेसिकली इज अ नेसेसरी एविल, ये इसका जो इंटरवेंशन है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए बस टू प्रोटेक्ट द राइट्स। फिर मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव से समझा तो मार्क्स तो कहते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ये होना ही नहीं चाहिए। गांधी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो गांधी ऑल्सो वांट की स्टेटलेस सोसाइटी हो। तो बेसिकली स्टेट को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो हमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी। और इसीलिए जैसे पॉलिटिकल साइंस के आंसर में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अकॉर्डिंग टू लॉक, हम डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में। अब पैराग्राफ फॉर्मेट में क्यों लिखते, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे हम आंसर राइटिंग के लिए कुछ सेशंस करेंगे, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। बट पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली अ कॉन्टेस्टेड डिसिप्लिन, इसमें कुछ भी फाइनल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ कंटिन्यूअस डिबेट्स। धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में चीजें अलग थी, अंडरस्टैंडिंग अलग थी। मॉडर्न टाइम्स में अंडरस्टैंडिंग अलग थी। अब फिर कॉन्टेम्पोररी टाइम्स में चीजों की अंडरस्टैंडिंग अलग है क्योंकि इश्यूज अलग है, नए नए इश्यूज आते हैं। फाइन। सो दिस इज अबाउट पॉलिटिकल साइंस, दिस इज द क्रक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, हमें क्यों समझना है। फाइन। नाउ यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक ठीक है? ओके ओके ओके। नाउ सी, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के बारे में वो समझ लेते हैं। दैट पॉलिटिकल थ्योरी, बेसिकली हम इसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। हमारा पेपर 1 सेक्शन ए जो है पॉलिटिकल थ्योरी है। ओके, सो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी क्या ये साइंस है, क्या ये थ्योरी है? ओके, क्या ये सिर्फ फिलॉसफी है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ साइंस नहीं है। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम, लेट्स से हमें समाज में जस्टिस इंश्योर करना है, सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सोशल जस्टिस में, इंडियन सोशल जस्टिस की हम जब बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में बेसिकली सोशल जस्टिस की बात होती है, करेक्ट। अब हमें सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। अब जस्टिस क्या है? बेसिकली व्हेन आई से जस्टिस, तो जब मैं जस्टिस की बात करता हूं तो क्या कहता हूं कि समाज में सबके साथ न्याय होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि समाज में न्याय है, मैं कहता हूं कि समाज में न्याय होना चाहिए। आई से इट हैज टू बी, इट ऑट टू बी। आई एम टॉकिंग अबाउट इट ऑट टू बी। एंड व्हेन आई से दिस, इट्स अ फिलोसॉफिकल। जब मैं ये कहता हूं कि समाज में न्याय होना चाहिए तो ये कोई साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है, ये मेरे फिलोसॉफी से, मेरे मोरल से, मेरे इथिक्स से आया हुआ एक आइडिया है कि मुझे लगता है यार व्हाट इफ समाज में सबको समान अधिकार मिलते, हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता अच्छे तरीके से। तो ये मेरा एक मोरल से आया हुआ आइडिया है और इसीलिए ये एक बेसिकली नॉर्मेटिव आइडिया है। जस्टिस जो है ये नॉर्मेटिव आइडिया है, नॉर्म।
नॉर्म, नॉर्म हम बोलते हैं ना, दिस इज द नॉर्म ऑफ अ सोसाइटी, दिस इज द नॉर्म ऑफ फिलोसॉफी, दिस इज द नॉर्म ऑफ एथिक्स। सो नॉर्म मतलब एक स्टैंडर्ड कि मुझे ऐसे लगता है कि ये होना चाहिए, दैट इज अ नॉर्म, व्हाट ऑट टू बी। सो इट्स एन नॉर्मेटिव आइडिया, इट्स अ फिलोसॉफिकल एथिकल आइडिया, करेक्ट। जस्टिस होना चाहिए, बट देन क्या जस्टिस सिर्फ फिलोसॉफी से होगा? जस्टिस, कैन वी एंश्योर जस्टिस just by being philosophical? Although this idea is philosophical, but can it be solved, can it be ensured just by having philosophical ideas? No, we need to have some data, we need to have some fact, we need to have some scientific observation, we need to have some empirical approaches to understand that justice अगर हमें करना है तो how, what are the problems? वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई। जस्टिस अगर हमें चाहिए तो पहले जस्टिस क्यों नहीं है, कितने लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें वो सारे डेटा फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेंसस करते हैं तो सेंसस में कितने लोग पुअर है, कितने लोग इलिटरेट है, कितने लोगों के पास स्कूल का एक्सेस है, कितने लोगों के पास जॉब है, एक्सेट्रा। हम सभी पैरामीटर्स को समझते हैं एक डेटा और फैक्ट के आधार पर, देन वी डिजाइन अ पॉलिसी, देन वी मेक अ पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाते हैं so that we can ensure a justice. So to ensure a justice which is again a philosophical idea, justice which is a philosophical idea, to ensure this very philosophical idea, to uphold the very philosophical vision, we also need some statistics data which is scientific, correct, which is empirical. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, तो आप सिर्फ नॉर्मेटिव या इथिकल या फिलोसॉफिकल होके उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे, उसमें साइंस भी चाहिए, उसमें एग्जांपल भी चाहिए, उसमें डेटा फैक्ट भी चाहिए, करेक्ट। सो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी, बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट इज अ ब्लेंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, करेक्ट, एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी, दोनों का ब्लेंड है। इट इज नॉट जस्ट फिलोसॉफी, इट इज नॉट जस्ट साइंस, इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। हमें दोनों चाहिए, देन ओनली वी कैन एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेट गोल, अभी जितना हमने डिस्कशन किया आपको ये तो समझ में आया होगा कि अल्टीमेट गोल इज टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। और इसीलिए व्हेनेवर वी राइट द आंसर्स, करेक्ट, हम पॉलिटिकल साइंस में जब भी आंसर्स लिखेंगे तो हर थ्योरी के साथ उसके जो कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स है, कॉन्टेम्पररी जो डेटा फैक्ट्स है, एग्जांपल्स है, वो हम उसके साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट our answers to be unidimensional, only theoretical. We also want it a complete answer which seems like a political theory answer, एक political theory का आंसर लगे जो सिर्फ theoretical ना हो, उसमें scientific एस्पेक्ट भी हो, उसमें डेटा हो, फैक्ट हो, या फिर एग्जांपल्स हो फॉर दैट मैटर। तभी वो, एक तो एग्जांपल्स होने की वजह से होता क्या है, व्हेन वी राइट एग्जांपल्स तो रिव्यूअर को या पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाता है कि यस, दिस पर्सन हैज रियली अंडरस्टूड द कंसेप्ट, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू कनेक्ट विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स। फर्स्ट थिंग इज दैट ही गेट कन्विंस्ड। सेकंडली, वी गेट लॉट ऑफ कंटेंट, करेक्ट, वी गेट लॉट ऑफ कंटेंट। अरे रुको भाई, रुको, नॉर्मेटिव वगैरह ये सब टॉपिक्स हम धीरे धीरे सीखेंगे। वी ऑल्सो गेट लॉट ऑफ कंटेंट, हमें कंटेंट की कमी नहीं होती। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे आंसर जो है वो बेसिकली एक फ्लो में आते हैं, ऑर्गेनिक आते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे आंसर्स होते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं, फाइन, ये जो सभी चीजें हैं ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। डू नॉट वरी, दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट का एसेंस क्या है, अब ये नॉर्मेटिव क्या है, व्हाट ऑट टू बी क्या है, इसका क्या मतलब है, ये सभी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में, कल हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे, करेक्ट, कल हम अपना फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है, नॉर्मली पीपल जनरली स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, बट आई बिलीव कि हमें जो सिलेबस का पहला पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, what is political theory, what is mean by political, is it really theory, is it really science, what are the different approaches we are going to understand with the help of, हम इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए कौन से अप्रोचेस यूज करेंगे, नॉर्मेटिव करेंगे, एम्पेरिकल करेंगे, या फिर और कोई दूसरे कॉन्टेम्पररी बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस वो यूटिलाइज करेंगे, हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को समझेंगे, ये समझना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए फर्स्ट टॉपिक हम पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे,
करेक्ट। पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पहला टॉपिक यही है, तो फर्स्ट विल डू दैट, क्योंकि ये समझने के बाद देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ स्टेट, देन वी कैन इजीली कनेक्ट विद जस्टिस, इक्वालिटी, एंड वंस वी अंडरस्टैंड देन दिस, अगर हम एक इस पूरी तरीके से ये सारे जो टॉपिक्स है इनको समझने के बाद हम बेसिकली जो स्कॉलर्स है उनके जो पर्सपेक्टिव है, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। फाइन, सो दिस इज दिस। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है पॉलिटिकल साइंस में, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। आप रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, आपको एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग यू हैव टू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट, आपको हर एक आइडिया के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, because when you have conceptual clarity, when you have deeper understanding, then and then only you will be able to write good answer, then and then only you will be, so writing answer is what, writing answer is not something a rocket science, writing answer is basically understanding what is asked and then trying to convey what I want to tell, trying to convey what I want to tell according to the demand of the question। so जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से मुझे उस पर क्या बताना है वो मैं आगे वाले को कन्विंस कर सकूं, मैं समझा सकूं, एंड दैट यू कैन डू ओनली व्हेन यू हैव योर ओन सेल्फ द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, देन एंड देन ओनली। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज इसमें से मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब मुझे खुद वो चीज अच्छे से समझी है, अदरवाइज मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए आपको भी एग्जाम में, आपको भी आंसर्स के थ्रू आगे वाले को जो पढ़ रहा है आपके आंसर, उसको वो चीजें समझानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसीलिए रट्टा मार के तो वो नहीं होगा, करेक्ट, मगअप करके वो नहीं होगा, वी हैव टू गो डीप डाउन, हमें एक एक कंसेप्ट को, करेक्ट। पॉलिटिकल साइंस में हम इस सब्जेक्ट को सीखते वक्त एक इंटरेस्टिंग चीज हम करेंगे, every second time, everywhere we will ask what and why and how, करेक्ट, कि कोई भी चीज, जस्टिस क्या है, क्यों हमें जस्टिस को समझना है और कैसे ये हम इंश्योर कर सकते हैं, वी हैव टू आस्क दीज 3 क्वेश्चन। जब हम हर एक जगह पर ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, देन वी गेट द बेटर क्लैरिटी। और एक बार हमें किसी भी चीज की क्लैरिटी आ गई, एक बार किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई, तो वो चीज हमें दिमाग में रखना, ध्यान रखना, उसको रिटेन कर पाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू रिटेन इट इन अवर माइंड, हम उसको दिमाग में बहुत आसानी से रख सकते हैं जब हम उसके व्हाट, व्हाई और हाउ को समझते हैं, कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाई वी आर स्टडीइंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड हाउ वी कैन यूज इट, करेक्ट। जब हम ये एस्पेक्ट को समझते हैं तो हमारे लिए वो बहुत इजी हो जाता है कि हम उसको ध्यान में रख सके, फिर हमें उसको, मतलब बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसको भूल जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से भूल जाते हैं, तो इट हैपेंस सेवरल टाइम्स। every time we study, after certain amount of time, after few days or few weeks, we tend to forget everything, हम भूल जाते हैं सब कुछ, करेक्ट। तो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं है। there is a difference in reading and understanding। किसी भी चीज को पढ़ना और उसको समझना, इसमें फर्क है। we don't just have to read, we have to understand, हमें समझना है, हमें कंसेप्ट को समझना है, हमें क्लैरिटी के साथ समझना है, so that we can really, because when you read and when you mug up the things, you tend to write only what you read। आप जब कोई भी चीज पढ़ते हो, उसको मगअप करते हो, तो आप वही लिख पाते हो, आप खुद से कुछ नहीं लिख पाते हो, करेक्ट। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब आप किसी भी चीज को खुद से समझते हो क्लैरिटी के साथ, then you can really put it into your own words। आप अपने खुद की लैंग्वेज में, खुद के तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हो, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप उसको तोड़ सकते हो, उसको लिख सकते हो अपने ओन लैंग्वेज में, जिससे आपका जो राइटिंग है वो यूनिक होता है, वो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल फ्लो लगता है, ऐसा लगता है कि इसने खुद के अंडरस्टैंडिंग से लिखा है, तो एक नेचुरल एक फ्लो आता है उसमें, एंड दैट ओनली रिवॉर्डेड, उसी से मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट। रट्टा मार के हम बहुत ज्यादा, वी कैन नॉट गो अ लॉन्ग वे, वी हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। every second idea we discuss, we have to try to connect it, we have to try to relate it with the examples, then only we can do the application based। because जब हम एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझते हैं तो हमारे लिए और भी आसान होता है उसको दिमाग में रखना
और उसको बहुत बेटर तरीके से प्रेजेंट करना हमारे आंसर में, क्योंकि आंसर में प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, प्रेजेंटेशन का मतलब द वे वी पुट द आर्गुमेंट, द वे वी राइट द आर्गुमेंट इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पर आना चाहिए तो वहीं पर आना चाहिए, जो पॉइंट लास्ट में आना चाहिए वो पॉइंट पहले आ गया तो वो प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन भी हमें उसको एक प्रॉपर फ्लो के साथ, उसके एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ करना होता है, तो दैट इज द प्रेजेंटेशन। तो वो भी तभी आ पाता है जब हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करते हैं। फाइन, तो यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड द एंटायर कोर्स। हम इसमें क्या क्या करेंगे, मेरे साइड से मैं क्या करूंगा, आपके साइड से क्या एक्सपेक्टेड है, वो सभी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट टिल दिस फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट टेल मी कि आपको एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कि ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, इसका एसेंस क्या है, इसका क्रक्स क्या है, क्या आपको ये समझ में आ गया है? यहां तक जो भी हमने डिस्कस किया, यू अंडरस्टूड दिस? ओके ओके फाइन। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, इसमें आगे जाने के पहले, ओके फाइन, बिफोर वी प्रोसीड, फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि वी विल हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पर हम सभी लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा। तो कोई भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे, कुछ भी कन्वे करने के लिए, करेक्ट, कुछ भी कन्वे करने के लिए हम वहां पर कम्युनिकेट करेंगे। फाइन, तो फाइन, तो उसका एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। ओके, देखो अभी हम सब सिर्फ सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, तो डू नॉट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट जंप ऑन टू एनी कंक्लूजन कि हम फास्ट हो रहे, कुछ भी हो रहे। अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। हमें अभी इसके किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी आइडिया को अभी समझना नहीं है। नीदर वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी, नीदर वी हैव टू अंडरस्टैंड द जस्टिस, वी हैव टू ओनली हैव टू हैव अ ब्रीफ आइडिया कि ये सब क्या है, जो रियल है। जैसे कल से हम क्लास में एक आइडिया को समझेंगे, तो देन वी विल हैव अ प्रॉपर पेस, जहां पर अनटिल एंड अनलेस आपको समझ में नहीं आता, मैं एक एक चीज जैसे पूछूंगा। जैसे मेथोडोलॉजी क्या होगी कि मैंने यहां पर आपको पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन बताई, मैंने उसका नॉर्मेटिव अप्रोच बताया, तो आफ्टर आई एक्सप्लेन आई विल आस्क यू कि आपको समझ में आया क्या। अगर आपको नहीं समझ में आया, वी विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट वी विल नॉट प्रोसीड अंटिल वी अंडरस्टैंड, बिकॉज माई कोर एम्फेसिस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पर ही मेरा कोर एम्फेसिस है। सो डू नॉट वरी, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और फाइन, सो वी विल हैव अ ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आई एम टेक्सटिंग माई नंबर हियर इन द कमेंट बॉक्स। अरे रुको भाई, आई हैव इनिशियली सेड कि हमें नोट्स बनाने नहीं बनाने, यार सभी चीजें डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं जब पूछूंगा आपको कि अभी आपके जो डाउट्स है वो आप बताओ, तब मुझे पूछना, अभी थोड़ा रुको, एक एक चीज को डील करते। मैंने यहाँ पर अपना नंबर टाइप किया है कमेंट बॉक्स में, यू कैन नोट डाउन द नंबर, दिस इज माय नंबर एंड यू टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम। मैं यहाँ पर टेलीग्राम आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना टेलीग्राम आईडी और फोन नंबर दोनों मेंशन किया है, आप मुझे यहाँ पर टेस्ट करना। आई विल एड यू टू द ग्रुप एंड आपको कुछ डाउट्स भी रहेंगे तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम, करेक्ट, एंड आई विल कनेक्ट विथ यू। बट धीरे 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 एक एक चीज हम धीरे धीरे अनलॉक करेंगे, एक एक चीज हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कल हम सेशन में आएंगे तो आपको कल कुछ भी पढ़ के नहीं आना है। आप यू जस्ट सिंपली यू नो, आप चाहे तो आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ सकते हो, यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया। पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस, दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट।
आप ये टॉपिक आपको चाहे तो आप पढ़ के आ सकते हो, आप नहीं भी पढ़ के आए तो भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर एक एक चीज माइक्रो लेवल पर डिटेल में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट, हम डिस्कस करेंगे। फाइन, उसके बाद जब मैं यहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल साइंस एकदम सिंपलिस्टिक और टेक्निकल मैनर में, इजी टू अंडरस्टैंड वाले मैनर में यहां पर हम समझेंगे और आपको समझेगा। करेक्ट, एंड देन आपको क्या करना है, आफ्टर क्लास एक बार हमने वो पर्टिकुलर सेक्शन, जितना भी टॉपिक हमने क्लास में करा है, देखो आपके साइड से जब तक कमिटमेंट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स हो जाता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट, मतलब एवरी सेकंड स्टूडेंट आई एम टॉकिंग विद, दे हैव कंप्लीटेड देयर फाउंडेशन कोर्स। करेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड देयर फाउंडेशन कोर्स। उसके बावजूद भी उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब उनको सब्जेक्ट ही नहीं समझा। व्हाई? बिकॉज समवेयर, कहीं ना कहीं टॉपिक जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो उसके बाद हमें भी उसको समझना होता है, हमें भी उसको पढ़ना होता है। तो आपको जब हमारा यहां पर टॉपिक हो जाएगा, सो यू हैव टू रिवाइज इट। आपको विदाउट फेल कमिटमेंट के साथ आपको उसको रिवाइज करना है। राइट, आपको रिवाइज करना है। ओके, रिवाइज करने के बाद, रिवाइज कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, रिवीजन की स्ट्रेटेजी बता दूंगा। देन आपको अगर कुछ डाउट रहे तो नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आए, हमारा सेशन होने के बाद 15-20 मिनट्स हम रुकेंगे, 10-15 मिनट, जब तक डाउट्स नहीं क्लियर होते तब तक हम रुकेंगे। तो आई विल, आफ्टर एवरी सेशन आई विल आस्क यू कि इफ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज टेक्स्ट मी। तो आप टेक्स्ट करोगे और फिर हम उस डाउट्स को डिस्कस करेंगे। करेक्ट, देन अब बात आती है नोट्स बनाने की। तो नोट्स अभी नहीं बनाना है। फाइन, नोट्स अभी नहीं बनाना है। कब बनाना है मैं बताऊंगा बाद में, बट अभी नोट्स नहीं बनाना है। वी आर नॉट हियर टू बी क्लर्क्स। हमें एक नोट से दूसरे नोट में छापने के लिए यहां पर नहीं आए। फाइन, हम यहां पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करने नहीं आए। हमारे पास नोट्स ऑलरेडी है। आपको पीएसआर फाउंडेशन के पेपर 1 सेक्शन ए के जो नोट्स है ऑलरेडी आपके कोर्स में अपडेटेड है, फ्री वाले रिसोर्सेस में भी अपडेटेड है। अगर अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया होगा, आपके कोर्स में नहीं होगा, तो आप उस वाले, मतलब जो फ्री कोर्स है, फ्री रिसोर्सेस है, करेक्ट, वहां पर भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो वी हैव ऑलरेडी वी हैव नोट्स, तो हमें दूसरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हमें अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। आपको फोकस मेनली करना है रिवीजन पर। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप घर में उसको पहले रिवाइज करो। देखो, नोट्स मेकिंग एंड ऑल दिस स्टफ आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं नोट्स बना के, हम एक नोट से दूसरे नोट में जब छापते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे दिमाग में आ गया। नोट्स बनाने से हम कोई अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। दैट डज नॉट हेल्प अस टू राइट अ गुड आंसर। What help us to write a good answer is continuous revision, because no matter how best notes you make, no matter how best resources you utilizes or uses, ultimately if you don't understand the concept, if you're not able to recollect it, if you're not able to remember it, how you are going to write it into answer? And end of the day what is going to matter is your answers. So ultimately your answer should have that content, not in your notes. आपके नोट्स में चाहे वो कंटेंट हो नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपके आंसर्स में होना चाहिए, और आपके आंसर्स में होने के लिए वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दिस इज द वेरी फंडामेंटल थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद द नोट्स मेकिंग की नोट्स कैसे बनाना। नोट्स मेकिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रिविजन इज इंपॉर्टेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग is important, writing answer is important, notes making is also important, but that is not that important that we can later deal. वैसे भी नोट्स मेकिंग आपको स्टार्टिंग के फेज में नहीं बनाना है। एडिशनल रीडिंग, आपको कोई भी एडिशनल रीडिंग नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोट्स हमारे हैं दैट इज इनफ। सेकेंडली यहां पर क्लासेस में आई एम गोइंग टू डिस्कस थिंग्स इन अ वेरी वेरी डिटेल। आपको करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो चीजें भी मैं यहां पर बताऊंगा। जैसे अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे तो इंडिया पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी करंट अफेयर है, वो मैं पढ़ के आपको यहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर रहेगा वो बताऊंगा। ओके, टाइमिंग चेंज करना वगैरह मेरा उसमें नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा काम सिर्फ यहां पर पढ़ाना है। टाइमिंग वगैरह चेंज नहीं होगा। बैच का एक टाइमिंग है, क्योंकि उसके अलावा बाकी टाइमिंग्स में दूसरे भी बैचेस हैं, सो टाइमिंग शायद चेंज नहीं हो सकता है। ओके, सो प्लीज 1 to 1 एक एक चीज को डील करते।
without bounded notes how can you revise? I will tell you, but first try to understand. पहले समझ लो, पहले एसेंस समझ लो। मैंने जो कहा, क्या क्या ये सच नहीं है कि हमें दिमाग में वो चीजें समझना ज्यादा जरूरी है देन मेकिंग नोट्स? अरे नोट्स तो दुनिया भर के सभी लोग बनाते हैं, लेकिन नोट्स बनाने से मार्क्स आ रहे हैं क्या? नोट्स बनाना ये इनफ है क्या? नोट्स बनाने से सभी को मार्क्स आ रहे हैं क्या? नहीं। और रही बात नोट्स बनाना है नहीं, अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया है, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला है कि नोट्स आपको बनाने ही नहीं है, लेकिन नोट्स एक सर्टन लेवल के बाद बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, आपको लक्ष्मीकांत बुक पता होगी, ओके? आप अगर फर्स्ट रीडिंग में लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने जाओगे तो जितने पेज का लक्ष्मीकांत है उतने ही पेज का आप पूरा का पूरा नोट्स बनाओगे। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? व्हाट इज द यूज ऑफ 1000 पेजेस नोट्स? What will be the best time to make notes is when you read it multiple times. आपने वो सब्जेक्ट को multiple times पढ़ा है, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट समझा है, then you are able to decide कि इसमें से मुझे क्या नोट्स में लिखना है और क्या नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप सब कुछ, बिकॉज नोट्स मेकिंग के नाम पे स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं? नोट्स मेकिंग के नाम पे स्टूडेंट्स आर लिटरली राइटिंग एवरी सिंगल लाइन ऑफ द नोट्स इन देयर ओन नोट्स। व्हाट इज द यूज? यू आर हियर टू बी अ क्लर्क, अ सिंपल थिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नोट्स बनाना कब है, मैं वो भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी धीरे धीरे पहले एक एक चीज पे, एक दिन में अगर आपको लग रहा होगा कि हम पूरा पहाड़ उठाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पेशेंस रखो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डील विथ, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ओके? ऑल्सो एक मैंने वीडियो बनाया है, मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉर 2026, इसमें नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, कब बनाना है, ये सब मैंने वहां पर डिस्कस किया है। इट्स अ वीडियो ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सभी लोग वो आप देख सकते हो। ओके फाइन, एक एक चीज को डील करते हैं। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस थिंग्स, लेट मी फर्स्ट फिनिश माय थिंग्स, देन वी विल टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके? दूसरा, ओके, दूसरी बात, बिकॉज आई विल हैव ऑल ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स, ओके? आई विल हैव ऑल ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। आपको रिवाइज करना है, आई एम गोइंग टू कॉल यू रैंडमली जस्ट टू आस्क कि आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो आई एम इक्वली कमिटेड एंड सीरियस। तो आपको भी वो अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि हम कर रहे हो और करोगे नहीं, तो फिर दैट इज ऑफ नो यूज, करेक्ट? हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें टाइमली फिनिश करना है, डिटेल में चीजें समझनी है और इफेक्टिवली इस सब्जेक्ट को हमें प्रिपेयर करना है। रही बात आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग जो है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग की भी कुछ सेशंस है। हम आंसर राइटिंग के कुछ सेशन जो है वो करेंगे, करेक्ट? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है, बट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब सेशन रहेगा उसमें हम कुछ 2-4 आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ बीच बीच में डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, वहां पर 1 to many सेशंस होंगे, और उस 1 to many सेशंस में, जूम सेशंस में, वी विल ट्राई टू डिस्कस, करेक्ट? वी विल ट्राई टू डिस्कस आपके जो भी डाउट्स होंगे, तो वहां पर हम इंटरेक्शन करेंगे, तो ये भी चीजें हो जाएगी। उसके बाद 1-to-1 कनेक्ट, बिकॉज यू विल हैव माय नंबर, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी whenever you feel the necessary, whenever you feel some doubts. करंट अफेयर्स यू डोंट हैव टू, आपको कुछ भी इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आई प्रोवाइड, विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारे लिए जरूरी है पीएसआर में यहाँ पर, तो वो मैं उस टॉपिक के साथ जहां जहां रिलेवेंट होगा वहां पर, जरूरी नहीं कि हर जगह। वैसे भी टॉपिक्स डिस्कस करते करते भी मैं बहुत सारे जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज है उनको मैं लिंक करके यहाँ पर बताऊंगा। तो हाउ टू इंटरलिंक, हाउ टू यूज करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी डील्ड हियर ओनली। नोट्स मेकिंग हमें अभी नहीं बनाना है, जब हमारी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल आपने जस्टिस टॉपिक समझा, उसके बाद आपने 2-3 बार उसको पूरा पढ़ा, आपने उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपको अभी वो टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया, तो व्हाट हैपेंस इज नाउ यू हैव ऑलरेडी रीड इट 5 टाइम्स, आपने 5 बार कम से कम जस्टिस चैप्टर किया है, तो अब आपको उसमें से आपको नोट्स में क्या लिखना है और क्या चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो अब आपके जो नोट्स बनेंगे वो एकदम क्रिस्प और कंसाइज बनेंगे, छोटे से बनेंगे, और इस वजह से वो रिवीजन फ्रेंडली होंगे। क्योंकि अगर आपने पहले दिन में ही नोट्स बनाया, तो जस्टिस अगर आपका 16 या 20 पेज का टॉपिक है, तो आपके नोट्स में भी वो 16 या 20 पेज का होगा, तो वो रिवीजन फ्रेंडली होगा ही नहीं, तो आपका जो नोट्स मेकिंग का पर्पस है वो डिफीट होगा।
करेक्ट। इसीलिए फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, रिवाइज इट थॉरोली सेवरल टाइम्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ओके मुझे ये चीज लिखनी नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लिखने की जरूरत है अपने नोट्स में, सो दैट मैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकूं। करेक्ट। ओके फाइन। नाउ रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग हम यहां पर करेंगे क्लास में, एवरीथिंग वी विल डिस्कस एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको खुद पढ़ना है, जो भी क्लास में हुआ, वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन द क्लास, आपको वो पढ़ना है, उसको कम से कम 2 बार रिवाइज भी करना है फटाफट। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जो भी आपने पढ़ा, रिवाइज किया, उसको अभी आंखें बंद करके, पेजेस और नोट्स बंद करके आपको याद करने की कोशिश करना है, रिकलेक्ट करने की कोशिश करना है कि कितना याद आ रहा है। मैंने आज जस्टिस टॉपिक पढ़ा, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप एक काम करना, you just pick up a paper, you just pick up a pen and try to write down whatever you remember। आपको जितना भी याद आ रहा है, जो भी याद आ रहा है, चाहे आपको आधा पेज ही क्यों ना याद आ रहा हो, आप उसको लिखने की कोशिश करो। आप उसको लिखो पेपर पर, पेज पर आपको उसको लिखो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कितने भी नोट्स बना लो, कितना भी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर लिखते वक्त। रियल चैलेंज कब आता है? रियल चैलेंज तब आता है जब हमारे पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का हमें आंसर ही नहीं आता, ऑल्दो हमने उस टॉपिक को बहुत बार पढ़ा है, फिर भी हमें याद नहीं आती चीजें। वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर कि मुझे क्या लिखना है, वी आर नॉट एबल टू राइट द आंसर। व्हाई? बिकॉज हमने ये वाली जो प्रैक्टिस है, कोई भी चीज मुझे कितनी याद आ रही है उसको पेज पर लिख मतलब राइट डाउन करने की वाली जो चीज है, उसको हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो दिस इज यू हैव टू डू। तो ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है, कंपल्सरी अगर आपने इसको फॉलो किया तो मार्क माय वर्ड्स, आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट। आप करेक्ट। सोर्सेज जो है, सोर्सेज में आपको देखो हमारे पीएसआर फाउंडेशन के नोट्स है, दैट इज इनफ, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना ही पढ़ लो यार, उतना ही पढ़ लो, बहुत है। इनफैक्ट इतना ज्यादा रिपीटेटिव कंटेंट है पीएसआर में कि आपने कुछ आधा भी पोर्शन या 60-70% भी कर लिया तो बाकी की चीजें ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है। जैसे आइडियोलॉजीज में लिबरलिज्म और थ्योरी ऑफ स्टेट में लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट मोर और लेस चीजें सेम है, स्कॉलर सेम है, आर्गुमेंट सेम है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है। करेक्ट। तो बहुत ज्यादा नोट्स के सी यहां पर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है इश्यूज की, कंटेंट के पीछे मत भागो। आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, बाद में बोलूंगा, बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ऑल द पीपल, मेनी ऑफ द पीपल हु आर कंप्लीटली इन मेस with their preparation of the PSR, that is because of the multiplicity of the notes। उनको ये नोट्स भी पढ़ना है, वो नोट्स भी पढ़ना है, आप कोई भी नोट्स पढ़ो, द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको वो कंसेप्ट समझना है, आप जस्टिस कहीं से भी समझने की कोशिश करो, आप इग्नो के नोट से समझो, आप हमारे नोट से समझो, आप फॉर दैट मैटर किसी भी नोट से समझो, आपको समझ में आया क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वो समझ में आना चाहिए। तो ज्यादा नोट्स के पीछे मत भागो। आप टॉपर्स की भी बात सुनोगे तो वो भी यही कहेंगे कि आप एक पर्टिकुलर नोट्स, कोई भी नोट्स पकड़ो, एक ही नोट्स पकड़ो, आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखो, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो, तभी आप उसको दिमाग में रिटेन कर पाओगे, और जब दिमाग में रिटेन कर पाओगे तभी आप आंसर में लिख पाओगे। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, दैट इज एज सिंपल एज आई हैव जस्ट सेड। करेक्ट। तो इसीलिए मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारे नोट्स में सब कुछ कवर है, उसके अलावा भी अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो आई विल टेल यू। यहां पर मैं वैसे भी और चीजें डिटेल में बताने ही वाला हूं। तो क्लास की जो पीपीटीज है, क्लास के बाद जो भी पीपीटी है वो मैं दूंगा आपको। जैसे यहां पर ये जो भी मैंने लिखा है, पढ़ाया है, अगर आपको ये चाहिए तो ये मैं आपको दूंगा। तो क्लास पीपीटी और अपने फाउंडेशन के नोट्स, दैट विल बी इनफ, इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाइन। When to start आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग कब करना है, ये अभी नहीं करना है। जैसे से एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, आपके 4-5 रिवीजन्स हो जाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग कर सकते हो। 1-2 आंसर राइटिंग के सेशंस भी होने दो, देन यू कैन एक्चुअली डू दी आंसर राइटिंग। फाइन। तो आंसर राइटिंग अभी नहीं करना है। प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट मी फिनिश ऑल दिस थिंग्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। ओके। टेलीग्राम ग्रुप मैंने नंबर दिया है आप सभी को, अगर किसी को नंबर नहीं मिला तो
तो प्लीज यहां पर बता दो, मैं नंबर अगेन दूंगा। यार 2 मिनट रुको, यार 2 मिनट रुको, लेट मी फिनिश। ओके, इससे क्या हो रहा है आपके मतलब यहां पर जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, फिर बाद में बोलना मत कि मैंने क्लास किया लेकिन मुझे समझा नहीं कुछ, सर मैंने फाउंडेशन का कोर्स किया और मुझे कुछ समझा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले यहां पर जो चल रहा है वो समझो, उसके बाद आपके डाउट्स के लिए आई एम हियर ओनली, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं जब तक मतलब शाम तक, पूरी शाम तक भी अगर आपको जरूरत है तो मैं यहां पर हूं। करेक्ट, आई एम अवेलेबल, I have you have my number, I am here with you, I will solve your all of your doubts, but have patience and first focus here, don't go on secondary things. Next tomorrow हम ये वाला टॉपिक करेंगे, फाइन, ये वाला टॉपिक करेंगे। अब देखो, अब आपके जो भी डाउट्स है मेरे साइड से, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज टेल मी। अलावा सी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट तो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 2013 से लेके 2024 का जो बेसिकली है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, तो उसमें मैंने सिलेबस भी एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने सिलेबस भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और मैंने उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी वहां पर बताए हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है वो सब चीजें वहां पर बताई है। मेरा यूट्यूब चैनल है PSIR बाय विवेक वाघमारे। वैसे ये सारे वीडियोस की लिंक जो है मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जो अपना रहेगा वहां पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। करेक्ट, ऑन द सेम डे मीन्स यस, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, क्योंकि फिर बाद में जब हम उसको मतलब डिले करते तो फिर वो होता नहीं बाद में। टाइमिंग्स, क्लास टाइमिंग्स आई थिंक 12 टू 2 हो जाएगा मोस्टली, ठीक है। 12 टाइमिंग है हमारा, और 2 आवर्स का हमारा ड्यूरेशन है, 2 आवर्स या उससे थोड़ा कम हो सकता है, कभी 1.5 आवर्स में हो सकता है, कभी 2 आवर्स में हो सकता है, तो रफली 1.5 टू 2 आवर्स इस रेंज में रहेगा। आपको प्रिंट करना पड़ेगा, पीडीएफ अवेलेबल है नोट्स का पीडीएफ अवेलेबल है। रनिंग नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, रनिंग नोट्स वाली जो आइडिया है दैट इज रियली बैड आइडिया, आई वुड टेल यू बिकॉज समझो, यहां पर अगर मैं कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, तो वो राइट डाउन करने का क्या मतलब है, क्योंकि वो वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास बाद में भी रहेगा, अगर आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास पीपीटी भी रहेगी क्लास की। तो हम क्लास इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हमको समझे, तो आप अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। अगेन आई विल टेल यू, आपके नोट्स कितने भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितने भी जबरदस्त क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इस बात पर इस बात पर ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि क्लास अटेंड करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठना है, और जो भी चीजें चल रही है उसको अंडरस्टैंड करना है, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू। क्लास के समय जो भी 1.5 टू 2 आवर्स का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप एकदम पीसफुली शांति से बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, और यहां पे आप अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। करेक्ट, कुछ भी नोट डाउन, कुछ भी रनिंग नोट्स, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा, दिमाग में छापने की कोशिश करो, नोट्स में छापने की हमें जरूरत नहीं है। नोट्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, पीपीटीज में दूंगा ही, तो बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, शांति, सिर्फ शांति। यस, हाउ टू एक्सेस नोट्स, इसका मैंने वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहले ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, मैं आपको शेयर करूंगा, ऐड करूंगा, फिर आप को मैं सारे जो वीडियोस है वो मैं बता दूंगा। ओके, नोट्स देखो, पीएसआईआर फाउंडेशन के नोट्स वो ऑलरेडी पेपर 1 सेक्शन ए के अवेलेबल है। ओके, सेक्शन ए के अवेलेबल है। अब जो क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके क्लास होने के 1 से 2 दिन के अंदर, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, शायद मैं भूल गया, मैंने टीम को भेजा ही नहीं, ऐसा कुछ हो गया, तो मैं उसको
1 से 2 दिन के अंदर अपलोड करवा दूंगा। वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप लिंक पहले आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। अभी ग्रुप बनाया नहीं है, मैं क्लास के बाद बनाऊंगा। हाँ, GS2 में ओवरलैपिंग कंटेंट, ओके, GS2 में जो ओवरलैपिंग कंटेंट है उसको कैसे डील करना, देखो मैं बताता हूं। 2 चीजें आप समझ लो, ये है GS2, ये है PSR। देखो दोनों को अभी मिक्स करने की कोशिश मत करो, डू नॉट मिक्स, अभी उसको मिक्स करने की कोशिश मत करो। हो डेफिनेटली सिलेबस के कुछ पॉइंट्स जो है वो थोड़े से सिमिलर है, सिलेबस के कुछ पॉइंट सिमिलर है, कंटेंट सिमिलर है, लेकिन अप्रोच दोनों का काफी डिफरेंट है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच है, पीएसआर में हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच है, करेक्ट। पीएसआर में हम थोड़ा सा डिस्कशन और डिबेट पर ज्यादा फोकस करते हैं, GS2 में हम बेसिकली फैक्ट्स और डेटा पर ज्यादा फोकस करते हैं, डेटा और फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कंटेंट दिखने को सेम दिखता है लेकिन अप्रोचेस काफी ज्यादा डिफरेंट है। और क्योंकि हम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप पीएसआर को इंडिपेंडेंटली डील करो, GS2 को इंडिपेंडेंटली डील करो, दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत करो। नहीं तो होता क्या है, मिक्स करने के बाद ना पीएसआर का राइटिंग स्टाइल और कंटेंट कहीं ना कहीं यहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, और यहां का राइटिंग स्टाइल और कंटेंट यहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, और फिर वो मतलब जो है ना उस सब्जेक्ट की जो कोर है, जो एसेंस है, वो थोड़ा सा समवेयर इट मिस हो जाती है। इसीलिए ओके, नोट्स कहां पर है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो मैं शेयर करूंगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट्स कहां पर है उसका वीडियो मैं शेयर करूंगा, एंड यू कैन डाउनलोड, सारथी एस के पोर्टल पर ही है, एंड वो मैं वीडियो पे भेज दूंगा, है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक ही एक सवाल हर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। नोट्स मैंने ऑलरेडी बता रहा हूं कि नोट्स आपको सारथी एस के पोर्टल पर है, कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। You can watch recorded session and you can then ask your doubts if you have any. ओके, और किसी को कुछ डाउट है? एक ही दिन में सारा पीएसआर पूछोगे क्या? फॉर देखो क्लासेस जो है, आई थिंक आप एक बार शेड्यूल देख लो। शेड्यूल में प्रोबेबली सितंबर तक ये अल्टरनेट डेज को है, उसके बाद नवंबर से रेगुलर है, नवंबर से एवरी डे है, करेक्ट। तो शेड्यूल एक बार आप देख लो। अभी इतना टाइमिंग वेमिंग मत पूछो यार, टाइमिंग क्लास होने के बाद ऐसे इमीडिएटली वो नहीं आएगा। हम टीम को भेजेंगे, टीम जैसे ही फ्री हो जाएगी तो वो अपलोड कर देगी। मैंने पहले ही बताया 1 से 2 दिन में कोशिश करेंगे कि विदिन 24 to 48 आवर्स हम पीपीटी के अपलोड कर देंगे। बट पीपीटी के चक्कर में बहुत मत पड़ो, पीपीटी से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। जो नोट्स में रहेगा वही पीपीटी में रहेगा बेसिकली। बस यहां पर आप अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। पीपीटी का मैंने तो लग रहा है कि बिना बेवजह बोल दिया, पीपीटी की जरूरत ही नहीं है। तो पीपीटी में मत में पीछे पड़ना, फिर पीपीटी अपलोड नहीं हुई। अपलोड अगर नहीं भी हुई तो 1-2 दिन में हो जाएगी, पेशेंस रखना। मैं कोशिश करूंगा कि उसको टाइमली अपलोड करूं। फाइन, ओके। सो आई होप कि आपको एक जो भी पर्पस है ओरिएंटेशन का, हमारा जो भी पीएसआर का एसेंस है वो समझ में आ गया हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।